नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए समय समय का यही फर्क होता है, समय का यही महत्व होता है। कह सकते हैं शहाबुद्दीन परिवार को लेकर जिस तरीके की बेरुखी तेजस्वी के अंदर देखा जा रहा था, या कई मौके पर बेरुखी दिखी, समय देखिए उनके परिवार को सिर्फ पार्टी में नहीं लाना पड़ा। उनके पार्टी में आने के बाद बेलागंज जैसे सीट पर जहाँ सब कुछ दाव पर है, MY समीकरण दाव पर है, वहाँ भेजने के लिए किस तरीके की कवायद लालू परिवार को नहीं करनी पड़ी है। आज उसामा वहाँ गरज रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसामा के गरजने के बाद तेजस्वी की जो राजनीति है, ऐसे लोगों को साथ रखना जिसकी अपनी कोई वजूद ना हो, जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो, जिसके बदौलत कुछ वोट हासिल ना किया जाए, ये एक नई शैली शुरू हुई है राजनीति में। और जब से राजद में इस शैली की शुरुआत हुई है, राजद का क्षरण उसी दिन से शुरू हुआ। आप देख लीजिए, गौर करिए, जैसे जैसे उनके वोटर साथ छोड़ते गए, वैसे वैसे राजद सत्ता से दूर होती चली गई। आज देखिए, सत्ता के तो बहुत दूर की बात है, आज उनके साथ हैं कौन लोग। ब्राह्मण नेता में एक दौर में हुआ करते थे रघुनाथ झा, शिवानंद तिवारी, एक अलग उनकी पहचान थी। एक पूरे बिहार लेवल पर एक उनका कमिटमेंट वाले वर्कर था, जिसके सहारे वो आरजेडी के वोट बैंक में ना चाहते हुए भी ब्राह्मण कुछ लोग का वोट आता था। गौर करिए, आज क्या स्थिति है। आज है मनोज झा, बहुत अच्छा खाना बनवा सकते हैं, सब व्यवस्था कर सकते हैं, गोल गोल गप कर सकते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण का वोट आरजेडी को नहीं दिलवा सकते हैं। लेकिन सबसे प्रिय हैं, आज के तारीख में सबसे प्रिय है तेजस्वी के। एगो कारी सुहेब है, हमरे यहाँ का है, उसको बना दिया विधान परिषद। पता नहीं कारी सुहेब अपना मोहल्ला रहुआ का भी वोट दिला पाएगा कि नहीं दिला पाएगा, आरजेडी को कहना मुश्किल है। या दिला पाता होगा कि नहीं, उसको लोग गांव में चिंता भी होगा कि नहीं चिंता, हमको तो नहीं पता है। और इधर घर द्वार जब से विधान परिषद बना है, तरक्की खूब किया है। पूरा घर द्वार जो थोड़ा टूटा मुटा था, सुनते बड़ी आलिशान भवन बना है, वही विकास हुआ है। लेकिन मुसलमानों के वोट में एक वोट का इजाफा किया हो, ऐसा तो हमें नहीं लगता है। तो मतलब मुसलमानों में भी जिनको इन्होंने तवज्जो दिया, उनका कोई रीढ़ ऊढ़ नहीं था। दबाव में आए तो सिद्दीकी साहब को उन्होंने तवज्जो देनी शुरू की। और जब अब पप्पू यादव और कन्हैया जैसे लोगों का दबाव जब बढ़ने लगा लोकसभा चुनाव के बाद से, तो आखिरकार शहाबुद्दीन को पार्टी में लाना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है कि शहाबुद्दीन के परिवार के आरजेडी में आने से ही बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से MY समीकरण दरक रहा है, चुनौती लालू परिवार के लिए यही है कि उस समीकरण को कैसे बचाया जाए। आज की तारीख में पप्पू यादव ने जिस तरीके से चुनौती इनकी स्वीकार ही नहीं की, इनको धूल चटा दिया पूर्णिया में, इनकी हैसियत जता दी पूर्णिया में, मधेपुरा में यादवों ने इनके खिलाफ हो जाकर वोट कर दिया। ऐसे में सवाल पूछना लाजमी है कि तेजस्वी पिता के उस धरोहर को भी बचाते हुए नहीं दिख रहे हैं। आज यादव में नंबर 2 कौन है आरजेडी में, जरा गौर करिए तो संजय यादव। संजय यादव बिहार में यादव के वोट में कितना फीसदी इजाफा करने की स्थिति में है। आज बेलागंज में मामला जब फंस गया है, तो देखिए ना कैसे सोशल पेज पर सुरेंद्र यादव लिखे हैं, क्या ज़बरदस्त बात लिखे हैं। बताइए, उसामा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सोशल पेज पर उनको लिखना पड़ा। इसलिए ना कि मुसलमान के वोट को भले तेजस्वी एकदम मतलब आर पार वाले भाषण देकर कोशिश कर रहे हो कि हम मोदी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे हम मिट क्यों न जाए। ये इस स्तर पर कहने के बावजूद भी उनको भरोसा नहीं है कि मुसलमान उनको वोट करेगा। उम्मीदवार वहाँ खड़ा है जनसुराज से, और वो टक्कर दे रहे हैं अभी तक। और वहाँ मनोरमा देवी के कारण यादव भी वोट टूटा हुआ है। गया में कैंप करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नहीं दिख रही हैं। तो फिर ऐसे में क्या कहा जाएगा? उसामा के आने का मतलब आरजेडी की राजनीति बदलने वाली है। पहले ज़रा
सुन लीजिए, मिटने मिटाने वाली जो बात तेजस्वी कह रहा है, जरा उसकी बात पहले सुन लीजिए। आप सबों के नेता, हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी ने शरीर में जितना खून था लालू जी के, भाजपा को रोकने के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने के लिए सारा खून कुर्बान करने का काम किया। और जो भी बचा हुआ शरीर में लालू जी के अंदर खून है, वो सब भी हम लोग लगाने का काम करेंगे। ये आरजेडी है, ये लालू जी की पार्टी है, ऐसा पार्टी है कि आज तक सब कोई ना कोई भाजपा के साथ रहा रे भाई, कोई ना कोई भाजपा को जिताया या काम कराया रे भाई। लालू जी ने सर कलम कट जाए, लेकिन मोदी जी के सामने में नाक नहीं रगड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है का है, लेकिन भैया रे भैया, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। 2025 जीतना है तो 2024 का उपचुनाव जीतना होगा। सुन लिए, मतलब इस हद तक जाकर वो अपने वोटर को गोलबंद करना चाहते हैं कि इस 2024 सेमीफाइनल है, 2024 जीते तो 25 जीतेंगे ही जीतेंगे। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहे हैं। कारण क्या है? रामगढ़ में भी ज़्यादा बटा हुआ है, आरजेडी के साथ, लालटेन के साथ नहीं है। इसी तरीके से बेलागंज में नहीं है, लालटेन के साथ आरजेडी के साथ पूरी तौर पर यादव नहीं है, वहाँ भी टूट दिख रहा है मनोरमा देवी के कारण, और मुसलमान तो है ही। तो ऐसा में सवाल उठना लाजमी है कि ओसामा के आने से, मतलब आते ही ओसामा का जो लिटमस टेस्ट ले रहे हैं तेजस्वी, अगर उस लिटमस टेस्ट में पास कर गया तो फिर मुसलमानों की पॉलिटिक्स जो तेजस्वी कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, क्या वो कठपुतली बनकर रह सकता है क्या? बड़ा सवाल है। क्योंकि अब बिहार के मुसलमान की कसमकस स्थिति अब दिख रही है। मुसलमान आरजेडी के साथ सहज नहीं है, हिस्सेदारी को लेकर अब खुलकर बोलने लगे हैं, क्योंकि आरजेडी भी मुसलमान के इशूज़ पे उस तरीके से बात नहीं करते। भले नरेंद्र मोदी के सहारे बहुत सारी बात वो साध रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का इंटरेस्ट की बात जब होती है तो फिर उस समय में तेजस्वी जैसे नेता बाएं दाएं झांकना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं कि हमको मुस्लिम परस्त न घोषित कर दें। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो एक बड़ी बात है कि जिन जगहों पर 4 जगहों पर जो उपचुनाव हो रहा है, उन चुनाव वाली जगहों पर भले ही 3-1 वाली स्थिति है। एक इमामगंज आपको जितना मांझी का है, बाकी तीनों जगह पर आरजेडी है। और वो तीनों जगह के जीत के पीछे एक बड़ी वजह कह सकते हैं कि रामविलास पासवान भी रहे हैं। तो ये देखना, मतलब चिराग पासवान, ये देखना दिलचस्प होगा कि शाहाबाद के इलाके में चिराग पासवान ने जो 2020 के मॉडल के सहारे जदयू को और एनडीए को भी नुकसान हुआ, इसका जो नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई इस बार कर पाएंगे क्या? बड़ा सवाल है। और उन्हीं को देखते हुए ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में ओसामा के सहारे तेजस्वी जो साधना चाह रहे हैं, मुसलमान की एकता को जिस तरीके से गोलबंद करना चाहते हैं, जो मुसलमान कहीं न कहीं आरजेडी से दरक गया है। और यही वजह रहा, आप सोच लीजिए कि 2025 में सत्ता हाथ में आते आते सत्ता हाथ से फिसल गया। वही नुकसान किया जो किशनगंज अररिया के इलाकों में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई वो नहीं कर पाए, और वही नुकसान उनको सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब देखना ये है कि ओसामा पर दाव कितना सटीक बैठता है। देखिए, इतना तय है कि ओसामा बेलागंज पहुंचकर संकेत तो दे दिया है कि अब मुसलमानों की राजनीति ओसामा के परिवार के, मतलब बिहार में ओसामा के परिवार के आसपास रहे, ये अब लालू के लिए मजबूरी होने वाला है। जो लालू सांकेतिक तौर पर कारी सुहेब जैसे लोगों को सामने लाकर
मतलब सिद्दीकी साहब को नहीं भेजे, जनाब कारी सुहेब को भेज दिए थे। तो ऐसे लोगों को जो भेजने के सहारे जो सिंबॉलिक राजनीति मुसलमानों के लिए कर रहे थे, ओसामा के आने का मतलब साफ है कि अब वो सिंबॉलिक राजनीति नहीं चलेगी। और जब सिंबॉलिक राजनीति नहीं चलेगी तो लालू परिवार को अब सत्ता में भी भागीदारी देनी होगी, ये साफ अब दिखने लगा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इन 4 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव परिणाम को कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को 2025 में क्या होने वाला है, या 2025 का सेमीफाइनल भले ना हो लेकिन संकेत जरूर दे देगा। जनसुराज की भी हैसियत पता चल जाएगी कि जनसुराज की क्या हैसियत। कई तरह की चीज़ें हैं जो चीज़ें इस बार के चुनाव में साफ परिलक्षित होगा। नीतीश गए हैं, चिराग भी गए हैं, एनडीए ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऊँट किस करवट देते हैं।